तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 35 ऑफ दिस वंडरफुल इनिशिएटिव ऑन डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम जिसमें हम डेली यूपीएससी के वेरियस एग्जाम ठीक है जिसमें सीएससी सीएपीएफ सीडीएस स्पेशली जो बहुत रीसेंट उनके एग्जाम हुए हैं जो बहुत रीसेंट उनके क्वेश्चंस रहे हैं जिनके आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना रहती है प्रीलिम्स 2024 में सो दैट वी ऑल कैन स्मैश द प्रीलिम्स दिस टाइम। तो उसके नजरिए से इनके ना सिर्फ प्रैक्टिस किया जाता है बल्कि उनके हर एक ऑप्शन पे यहाँ पे रिसर्च भी की जाती है। राइट, देखो इस तरीके के अमेजिंग क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल फंडामेंटल साइंस से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस वो डेफिनेटली आपके सीएससी में भी पूछते हैं। मैंने तभी जानबूझ करके ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए या फिर एक तरीके से कॉन्सेप्ट के रिमाइंडर के तौर पे ये डाल के रखे होते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक साइंस का क्वेश्चन है कि अगर मून या अर्थ या फिर किसी भी तीसरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, मून या फिर अर्थ को अगर उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाएगा ओरिजिनल डिस्टेंस से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। भाई साहब जिनको लगता है ऐसे क्वेश्चन वो सीएससी में नहीं पूछते हैं, ये सीडीएस टाइप के है या सीएपीएफ टाइप के है, जाकर के देख लेना 2021 का क्वेश्चन उन्होंने ये तक बोल दिया था कि भैया पानी जो है वो किस वजह से सबसे ज्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर घोल लेता है। सो वो जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। अब फ्यूचर में वो वहीं से पूछ लेंगे कि हाँ बताओ, ठीक है, हैवी वाटर और वाटर दोनों में सब ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होगा, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज्यादा डायपोलर नेचर किसका होगा हैवी वाटर और सिंपल वाटर में। राइट, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फ्यूचर में वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि मून और अर्थ को मान लो क्लोज ले आए, तो दो बॉडीज के क्लोज आने पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखो लॉजिक लगाओ, अगर किसी को सॉरी सॉरी अगर किसी को यहाँ समझ नहीं आ रहा है, सिंपल लॉजिक लगाओ भाई। ये देखो रिड्यूस तो नहीं होगा, समझ रहे हो, दो बॉडीज अगर साथ पास और ज्यादा पास आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इनके बीच में बढ़नी चाहिए, ये तो सिंपल लॉजिक है। रिड्यूस तो नहीं होगा और रिमेन कांस्टेंट ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी तो कोई चीज मैटर करती है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मतलब, है ना, रिश्ते के संबंधों की ही बात करें, दो लोग अगर पास आते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले प्रेम या तो बढ़ेगा या घटेगा, समझ रहे हो। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, इसे तो हटा ही जाओ, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। नाउ इंक्रीज 2 टाइम्स या फिर इंक्रीज 4 टाइम्स, इंक्रीज तो होगा, कितना होगा भैया, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। ये याद रख लेना है, कम से कम इतना याद रखना कि डिस्टेंस कम होने से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज होगी, और आधे अगर कम हुआ तो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ गया, समझ रहे हो, डबल अगर डिस्टेंस कर दिया जाए तो 4 टाइम्स डिक्रीज होगा, 1/4 हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डिस्टेंस बढ़ने से 1/4 कम और डिस्टेंस हाफ होने से 1/4 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। राइट, इसके पीछे का ये फॉर्मूला है। राइट, ये हमें सीएससी के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है। राइट ना, अभी ये समझने की जरूरत है, बिकॉज जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को, न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4F का। अब इस पे अपन को टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, मुझे एक जगह पे ये मिल गया और आई थॉट कि हाँ जिनको इसकी स्क्रूटिनी करनी है अपने लेवल पे करते जाए। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एंटायर प्रोसेस, राइट, ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नाउ ये देखो भाई साहब, ये सोनिक बूम आया था, ठीक है, ये हैदराबाद में जो अपनी एक आई थिंक जो हमारे इंजन टेस्टिंग की एक फैसिलिटी थी, तो वहां पे सोनिक बूम आ गया था इंजन का टेस्ट करते करते, और वहां पे शीशे विशे फट गए थे। सिमिलरली ऐसा ही सोनिक बूम रिसेंटली आपके, ठीक है, ये यूएसए में देखने को मिला। इस काफी न्यूज बनी थी, यूएसए में एक उनका फाइटर जेट है, वो इतने तेज उड़ा कि भैया वहां पे सोनिक बूम आ गया, शीशे विटे फट गए, ठीक है, कान कान के पर्दे तक फट जाते हैं इसमें। सो सोनिक बूम एक ऐसा इंसिडेंट है भैया जहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड वेव्स एकदम से निकल जाएगी, ठीक है, हाइपरसोनिक एक तरीके से, मतलब समझ रहे हो, जो जो साउंड है, जो बहुत ही ज्यादा बूम निकल आए साउंड का, दैट इज सोनिक बूम। एंड डेफिनेटली भैया सोनिक बूम नॉर्मल कंडीशन से, जो आपका नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड है, अगर उससे तेज कोई ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड देखो, ये देखो एलिमिनेट कैसे करते हैं, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट द स्पीड ग्रेटर देन लाइट। किसी की स्पीड आज तक हम क्या डिस्कवर कर पाए हैं किसी चीज की कि लाइट से भी फास्ट कोई चीज भागती है? नो, हटाओ इसे। देन लेसर देन द स्पीड ऑफ साउंड, भैया अगर यही होता तो बूम कैसे आता, है ना, साउंड की नॉर्मल स्पीड से अगर कम वो दौड़ता, तो सारे तुम भी तो साउंड की स्पीड से कम दौड़ रहे हो,
हवा में जो साउंड का स्पीड है, तुम भी तो उससे कम दौड़ते हो, तुम क्या विस्फोट ला देते हो दौड़ के? नहीं, सिंपल बात है। ऐसे लॉजिक का उसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है? पेपर के अंदर अगर पता नहीं भी है, इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड, राइट? तो डेफिनिटली भाई, अब मान लो अगर कहीं सोनिक बूम आ रहा है, तो किसी हेलीकॉप्टर ने या फिर किसी किसी एक फाइटर जेट ने कैलकुलेट थोड़ी ना किया होगा कि हाँ, मुझे इसी स्पीड में दौड़ना है या फिर सिर्फ उसी टाइम स्पीड, समझ रहे हो? उसी टाइम बूम निकलेगा। So answer is basically your equal to is basically something that is constant. अब आप मेजर करके, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना डालोगे कि हाँ ठीक है इतनी स्पीड से अपन को दौड़ना है भैया। वो जब, ठीक है, हवा में उड़ेगा तो अपनी स्पीड से उड़ेगा, राइट? तो दैट इज व्हाई यू कैन, दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस स्पीड ऑफ साउंड। और ये अगेन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा टाइम हमने लगा दिया। नाउ नाउ कम्स दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन मैटर नहीं करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन में जो चीजें हम आगे देखेंगे भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ अगले साल इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हो? सो देखो, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स? ये आपने 8th क्लास की बुक में पढ़ रखा होगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मिल भी जाएगा आपको। 8th क्लास की बुक में है ये चीजें। तो ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन भैया हमें यहाँ से इस क्वेश्चन में नहीं चिपकना है। चिपकना है हमें एक फैक्ट पे कि लाइफ ऑन वीनस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है, क्योंकि 2000, है ना, 2020 2021 में फॉस्फीन गैस को डिस्कवर किया गया था। नाउ ये फॉस्फीन गैस एक बायो सिग्नेचर है, राइट? बायो सिग्नेचर माने नॉर्मली अब तक जितना हमें फॉस्फीन गैस के बारे में पता है, तो ये बैक्टीरियल एक्टिविटी से ही पैदा होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये फॉस्फीन गैस पैदा होती है। दिस इज अ बायो सिग्नेचर, राइट? अब राइट, साइंटिस्ट क्या मान रहे हैं कि भैया जब आपने वीनस में ये बायो सिग्नेचर डिटेक्ट कर दिया, वो वीनस जिसका टेम्परेचर अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास इतना ज्यादा गर्म होता है, वहां पे भी यही तो चीज थी। इस साल 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सम ऑर्गेनिजम्स, है ना, आई थिंक उसमें ये क्वेश्चन था कि सम मशरूम्स या सम ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो, समझ रहे हो? वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो, डेफिनेटली, ठीक है। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन सम वाले आते हैं वो यहाँ से वेरीफाई होते हैं कि भैया वीनस में पॉसिबिलिटी है कि वहां कोई बैक्टीरिया हो इतने हाई टेम्परेचर में, ठीक है, जो वहां पे जी रहा हो, राइट? लेकिन फिर नासा ने 2022 में एक और रिपोर्ट छापी थी कि नहीं नहीं, 2020 में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो थोड़ी गलत थी, क्योंकि सोफिया जो इनका एक, ठीक है, मिशन है, वो सोफिया कह रहा है कि नहीं, ये वीनस में आपको ऐसी कोई चीज इसमें मिल नहीं रही है। बट फिर अगेन 2023 में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिटेक्ट किया, सो पॉसिबिलिटी है कि वीनस में लाइफ हो। बट फिर साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं साथ में कि जरूरी नहीं है कि लाइफ की लिविंग प्रोसेसेस की वजह से फॉस्फीन गैस पैदा हो रही हो, ये ऐसे प्रोसेसेस की वजह से भी पैदा हो सकती है जो हमें अब तक पता नहीं है, समझ रहे हो? अब तक हमें जो नॉलेज है फॉस्फीन गैस की वो ये है कि बैक्टीरियल एक्टिविटी से बनेगी, बट हो सकता है कि कोई ऐसी अदर एक्टिविटी भी रही हो जिसकी वजह से फॉस्फीन गैस बनती हो, राइट? तो हमें एक तरीके से हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट साइंटिस्ट आर सेइंग। नाउ ये वो चीज है जो आपको ईएससी की वेबसाइट से मैंने उठा करके दी हुई है। भैया मार्स का ये ब्रेकडाउन है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा इसमें पाई जा रही है मार्स में, राइट? और इंडिया, ये अर्थ का देख लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इतना ज्यादा, इधर तो नाइट्रोजन है ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हो? नाइट्रोजन बहुत कम है इधर। सो दिस इज, दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट मार्स। अब अगेन, क्योंकि वीनस पे हम इतना काम कर रहे हैं, ठीक है, शुक्रयान जा रहा है, वेनेरा मिशन है, ठीक है, वीनस एक्सप्रेस है, इतनी ज्यादा जो हमारे मिशन हैं वो वीनस के लिए अब, ठीक है, जाना अपने शुरू हो चुके हैं। तो वीनस एक तरीके से फोकल पॉइंट रहता है। यहाँ पे हमें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी वीनस पे कि भैया वीनस के कुछ फीचर्स क्या हैं, ठीक है? तो एक याद रखना आपने कि अर्थ की डायरेक्शन के बिल्कुल उल्टा ये रोटेट करती है। अर्थ देखो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तभी तो सन ईस्ट टू वेस्ट आता है, समझ रहे हो? अर्थ करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये करती है रोटेट वीनस आपका ईस्ट टू वेस्ट, समझ रहे हो? तो ये अर्थ के बिल्कुल उल्टा रोटेट करती है, नंबर वन ये याद रखना। अर्थ के लगभग बराबर साइज का है, लेकिन वीनस की जो प्लेट है एक ही प्लेट है, अर्थ में 9 प्लेट्स है, समझ रहे हो, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये भी एक डिफरेंस है। वीनस के पास बहुत कम या फिर नो मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये भी याद रखना। वाई? बिकॉज इसका कोर उतना एक्टिव नहीं है। अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कोर की वजह से, कोर, ठीक है, अंदर का सॉलिड है, उसके बाहर लिक्विड घूमता रहता है, उस लिक्विड घूमने की वजह से, ठीक है, जहां पे आपको नीफे मिलेगा, ठीक है, निकेल और आपका फेरस, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे नीफे मिल रहा है, ठीक है,
ये नीफे की वजह से, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कोर से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, क्योंकि इसके चारों तरफ आपका, ठीक है, एक कोर के चारों तरफ एक लिक्विड कोर कोर घूमता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। यहाँ वो सीन नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से इसके पास बहुत कम या फिर नो मैग्नेटिक फील्ड है। अगली बात याद रखनी है कि भैया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ से बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, अर्थ से 90 गुना ज्यादा इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वीनस का अर्थ जो क्लाउड है वो बहुत ज्यादा डेंस है, और वो सल्फर के क्लाउड से भरा पड़ा है। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो क्लाउड से बना है, और वो सल्फर के क्लाउड से भरा पड़ा है, समझ रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से। तो इसी वजह से माना जाता है कि हाँ, वो लिवेबल कंडीशंस तो वहां नहीं है, इतना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड उधर मिल रहा है। एंड देन डोमिनेट गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। वीनस का जो सरफेस टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है, 900 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी मैंने डिग्री सेल्सियस बोल दिया था। एंड ठीक है, वाटर वेपर बहुत कम है ना, स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, देख के लग ही रहा है। एंड देन देयर इज नो वाटर ऑन वीनस सरफेस, एंड वीनस हैज, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एंड वीनस हैज वेरी डेंस क्लाउड कवर, ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया सल्फ्यूरिक एसिड का, राइट। दीज आर सम फैक्टर्स, दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट वीनस। नाउ कम्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, क्योंकि उन्होंने एक है ना 2023 सीडीएस में उन्होंने ये पूछ लिया कि डीएनए प्लांट में कहाँ कहाँ मिलेगा, राइट। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन था कि कहाँ कहाँ पे प्लांट में मिल जाएगा आपको डीएनए, राइट। तो ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब उन्होंने पूछा कि क्रोमोसोम में डीएनए के अलावा और क्या चीज मिलती है। ये जो बेसिक क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, वो सीएससी में बार बार पूछते आ रहे हैं, जिन्हें लगता है भैया उन्होंने इतना बेसिक पूछ लिया 2021 में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस बताओ। तो ये चीजें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब क्रोमोसोम जब आप जानेंगे, क्रोमोसोम एक्चुअल में ये है सबसे, ठीक है, क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, ये धागे जैसी कुछ संरचनाएं होती है जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, समझ रहे हो। तो क्रोमोसोम सोम के अंदर आपका डीएनए होंगे, डीएनएज होंगे, ये डीएनएज मिलके क्रोमोसोम बनाएंगे। डीएनए का एक सेक्शन, एक पार्ट, उसे हम जीन कहते हैं। ये नंबर वन बात आपको क्रोमोसोम के बारे में याद रखनी है। क्रोमोसोम में इस डीएनए के अलावा हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन भी मिलती है, समझ रहे हो, जो कि इनको एक तरीके से बाइंडिंग का काम करती है, इसके है ना, ये बाइंडिंग का काम करती है, हिस्टोन प्रोटीन। सो आंसर इज प्रोटीन। बट रुको जरा, सबर करो, यहाँ से हमें क्रोमोसोम के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन यहाँ से जाननी है कि नॉर्मली ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल में पाया जाता है, ठीक है। जो भी आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम मिलेगा, राइट, जिसमें डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, राइट। और ये जो डीएनए है, दे आर टाइटली कॉइल्ड मेनी टाइम्स अराउंड बाय प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन इसके चारों तरफ कॉइल होती है, इस डीएनए के चारों तरफ, जिसे हिस्टोन कहते हैं। एक बात याद रखना, क्रोमोसोम्स आर यूजुअली नॉट विजिबल, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, जब स्टेबल सेल है, उस वक्त क्रोमोसोम बहुत कम विजिबल होते हैं, वो विजिबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रही हो तो ये डीएनए बहुत पास आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है, कंप्रेशन हो जाता है क्योंकि सेल डिवाइड करनी होती है। तो जब ये कंप्रेस हो जाते हैं उस वक्त ये थ्रेड इतने घने हो जाते हैं कि यस, दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये एक बात आपको और याद रखनी है, ईच क्रोमोसोम हैज a constriction called the centromere। हर एक क्रोमोसोम का एक, ठीक है, सेंट्रोमेयर होता है जो इसे दो भागों में डिवाइड करेगा, राइट। जो बड़े वाला भाग होगा उसे पी, जो छोटे वाला भाग होगा उसे पी आर्म कहेंगे, जो बड़े वाला भाग होगा उसे क्यू आर्म कहेंगे। तो ये चीजें, ठीक है, ये आर्म वगैरह भले ही याद ना रखे, लेकिन क्रोमोसोम के बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखना कि हिस्टोन वगैरह कब ये विजिबल है, कब विजिबल नहीं है। इन पे वो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, डीएनए आरएनए उनका फेवरेट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट कम्स कि bacteria have an undefined nuclear region which lacks nuclear membrane and contains only DNA without protein. Such a region is called, समझ रहे हो कि भैया बैक्टीरिया के पास एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है विच लैक्स ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन्स, सच अ रीजन इज कॉल्ड, राइट। यहाँ से आपको फ्यूचर के लिए क्वेश्चन मिलेगा कि क्या बैक्टीरिया के पास, ठीक है, एक क्वेश्चन पहले आएगा कि क्या बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो वो यहीं पे कंफ्यूज करने के लिए आपको डालेंगे। दूसरा वो आएगा कि क्या बैक्टीरिया के किसी भी ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन होती है, क्या वो मेम्ब्रेन कवर्ड है। सेल मेम्ब्रेन यस, बट बैक्टीरिया के किसी भी ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन नहीं होती है। बैक्टीरियल सेल के बारे में ये याद रखना कि ये बहुत प्रोकैरियोटिक टाइप के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं।
सेल में डेफिनेटली बैक्टीरिया के सेल में सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन जरूर होगी। भैया अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो अंदर का जो माल है वो सेल से बाहर नहीं आ जाएगा। वो साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो घूमेगा, ठीक है, वो जो लिक्विड रहेगा वो कहाँ, कौन इसे बाइंड करेगा बाहर से? मेम्ब्रेन सेल के लिए तो चाहिए, बट सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है वो एकदम ठीक है फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, एकदम ठीक है सांड की चाल से। तो फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, इसके अंदर के जो ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है, सेल के ऑर्गेनल। दूसरी बात, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए इज कॉइल्ड इनटू एन ऑइल्ड, है ना, ऑडली शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। ये याद रखना है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। वो जो इनका डीएनए होता है ये एकदम कॉइल्ड डीएनए होता है। इसी डीएनए को हम कहते हैं, ठीक है, इसी डीएनए को नॉर्मली, ठीक है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है इस पूरे रीजन को। देन आर बैक्टीरियल सेल्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक? डेफिनेटली दे आर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखो यहाँ से हमें एक दो और बातें जाननी है कि ये न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियस का तो सभी को पता है, और न्यूक्लियो प्रोटीन ये क्या चीजें हैं? बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन्स कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो कि न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए आरएनए इन दोनों के साथ कॉन्जुगेटेड होती है, समझ रहे हो, इन दोनों के साथ अटैच्ड होती है। ऐसी कुछ प्रोटीन जो डीएनए और आरएनए के साथ अटैच्ड हो उन्हें हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहेंगे, राइट। अब ये नॉर्मली राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम आपको पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और खुद भी ये प्रोटीन है। इनके पास अपना एक आरएनए भी होता है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, समझ रहे हो, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की वहां पे कोडिंग करेगा, राइट। अब प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को देखो, एमआरएनए में कोड किए गए, ठीक है, कोड किए गए किसी एक पर्टिकुलर कोड को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या ट्रांसलेशन कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। दूसरी बात, ठीक है, राइबोसोम क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं, नॉर्मली जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये आपके वायरस में पाए जाते हैं। जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है इसके चारों तरफ जो प्रोटीन इसे सुरक्षा देता है उसे हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लियोसोम बेसिकली एक तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके डीएनए आरएनए को, ठीक है, बाइंड करते हैं, ठीक है, एक तरीके से इनको बाइंड करने का काम करते हैं। इनके चारों तरफ ये घूमे होते हैं, दिस इज न्यूक्लियोसोम्स। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई होप ये लेक्चर सीरीज आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होगी। डेफिनेटली, ठीक है, कमेंट में अपने पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए, फीडबैक दीजिए, राइट। एंड देन मुझे क्वेरीज आई, ठीक है, एक एक दिन टेलीग्राम में भी किसी ने पूछा ग्रुप में कि जो साइंस एंड टेक के पिछले साल के लेक्चर थे उन्हीं को कवर किया जाए या फिर नए कुछ होंगे। आई एम प्रिपेयरिंग फ्रेश, ठीक है, जो भी साइंस एंड टेक के लेक्चर होंगे आई एम प्रिपेयरिंग द कंटेंट फ्रॉम द स्टार्ट। एंड ठीक है, आज से वो पूरा काम अपना शुरू हो चुका है। और अप्रोच अब नई साथ में ये है उसमें इंक्लूडेड कि जो जितने भी आपके साइंस एंड टेक के पिछले लेक्चर थे, ठीक है, और उसमें नया जो करंट अफेयर का एलिमेंट है वो ऐड करके, प्लस उसी में उन्हीं लेक्चर्स में आपको जितने भी पीवाईक्यू है, जितने भी पीवाईक्यू पूरे टॉपिक से सीडीएस सीएपीएफ वगैरह वगैरह सब उसमें उस लेक्चर के साथ वहां पे कवर किए जाएंगे, राइट। अब ये लेक्चर लाए कैसे जाने हैं इस पे मैं अभी सोच रहा हूँ, राइट। अब हो सकता है, ठीक है, आई एम प्लानिंग कि भैया हो सकता है कि अपना, ठीक है, वेबसाइट वगैरह या कोई प्लेटफॉर्म उसके थ्रू, या फिर हो सकता है जूम क्लासेस के थ्रू ऐसा कुछ हो, राइट। तो ऑब्वियसली, ठीक है, इतनी नॉमिनल फीस हो सकता है मुझे, बिल्कुल नॉमिनल, ठीक है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, इवन अ पर्सन लाइक मी है, हो सकता है वो उसके लिए उसका प्रावधान करना पड़े, बिकॉज आई एम नो मोर एसोसिएटेड विद एनी अदर प्लेटफॉर्म, राइट। और ना मुझे अभी तक कांटेक्ट हुआ है री एसोसिएशन के लिए। सो ये डिपेंड करेगा। हालांकि अराउंड एक, है ना, आई बिलीव कि फेब्रवरी में ये कोर्स लाना जो है लाजमी होगा, वो सही होगा उस टाइम पे लाना। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको, ठीक है, कुछ भी सजेशन देने हो किसी भी प्रकार के तो डेफिनेटली दीजिए। ऑलवेज वेलकम्ड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।